Hello everyone, before starting the video I would like to share with you a very important information. We have launched GATE Non-Tech Test Series जिसमें आपको मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड के more than 30 टेस्ट पेपर्स मिलेंगे and not only that you will be having free video lectures of maths and aptitude which will have complete course coverage and explanation of important GATE questions. So if you are serious enough for GATE, you should not miss out this amazing deal for just ₹399. You can enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and on the first comment. So now let's move to our topic discussion. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइगन वेक्टर्स. आइगन वेक्टर्स के बारे में भी आपको अच्छे से पता है, थोड़ा सा बेसिक आइडिया है. कैसे? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हम पढ़े थे कि क्या a माइनस लैम्डा i होता है, a माइनस लैम्डा i का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 करने से हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आता है. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आइगन वैल्यूज आता है और स्क्वायर मैट्रिक्स में हर आइगन वैल्यू के लिए एक आइगन वेक्टर होता है. ये पॉइंट मैंने लिखवाया था कि फॉर एवरी स्केलर देयर एग्जिस्ट एन आइगन वेक्टर फॉर x नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, जो कि किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? ax इज इक्वल टू लैम्डा x वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. उसमें जो लैम्डा था वो आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स था. ठीक है, और जो x था वो क्या था? हमारा आइगन वेक्टर्स. ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसके बारे में फिर से डिस्कस करते हैं. फर्स्ट पॉइंट आप अपनी कॉपी में लिखेंगे आइगन वेक्टर्स के बारे में कि इट इज ओनली वैलिड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स. आइगन वेक्टर्स हम सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में निकाल सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट. ठीक है, सेकेंड पॉइंट आप अपने कॉपी में लिखेंगे कि फॉर एवरी आइगन वैल्यू देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन आइगन वेक्टर. ठीक है, हर आइगन वैल्यू के लिए एटलीस्ट एक आइगन वेक्टर होगा. ठीक है, थर्ड पॉइंट आप अपनी कॉपी में लिखेंगे कि आइगन वेक्टर आर इन्फिनाइट सॉल्यूशन. ठीक है, आइगन वेक्टर्स आर इन्फिनाइट सॉल्यूशन बिकॉज दे आर इन द फॉर्म ऑफ रेशियोज. ठीक है, आइगन वेक्टर्स आर इन्फिनाइट सॉल्यूशन बिकॉज दे आर इन द फॉर्म ऑफ रेशियोज. कैसे होता है हम आगे देखेंगे, पर आप अभी के लिए लिखेंगे. ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे एज दे आर इन द फॉर्म ऑफ रेशियो उसी पॉइंट में, सो दे कैन नॉट बी अ जीरो सॉल्यूशन. मतलब कि वो जीरो सॉल्यूशन नहीं हो सकते, क्योंकि जब मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में बताया था तो मैं खास तौर से लिखा था x शुड नॉट बी इक्वल टू 0 करके. ठीक है, सो दे कैन नॉट बी अ जीरो सॉल्यूशन. जीरो सॉल्यूशन मतलब कि क्या? दे कैन नॉट बी अ ट्रिवियल सॉल्यूशन. ट्रिवियल सॉल्यूशन आपको याद होगा कि वो कहां पे सुने थे हम सुने थे होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करते समय हम देखे थे कि जब यूनिक सॉल्यूशन आया था उसको हम क्या बोलते थे? जीरो सॉल्यूशन या ट्रिवियल सॉल्यूशन. तो आइगन वेक्टर्स हमारा ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं हो सकता बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ रेशियोज. ठीक है, तो 3 पॉइंट आप लिखे होंगे. अब एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं. ठीक है, मैं क्या बोला कि हर आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स को ये इक्वेशन सेटिस्फाई करना होगा. ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या था आपका? ये कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स हो गया, इक्वल टू 0 हो गया. राइट. अब अगर मैं एक मैट्रिक्स लूं, राइट, 2x2 मैट्रिक्स लिया मैं. 2x2 मैट्रिक्स, मुझे अब इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है. मतलब कि क्या? a माइनस लैम्डा i अगर मैं निकालता हूं, मतलब कि क्या? आइगन वैल्यूज अगर निकाल रहा हूं मैं, तो अब लिखते जाएंगे जल्दी से. आइगन वैल्यूज निकाल के मुझे बताइए क्या आने वाला है इसका आइगन वैल्यूज. ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा माइनस 20 इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये क्या हो गया? 6 माइनस 2 लैम्डा 6 माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 20 इक्वल टू 0. दैट इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस माइनस 14 इक्वल टू 0. अब आप इसका रूट्स निकालेंगे, इस इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट्स निकालेंगे तो हमको आइगन वैल्यू क्या मिलेगा? लैम्डा इज इक्वल टू -2 एंड 7. ठीक है, रूट कैसे निकालते हैं आपको पता है 11 12 से ही. -b
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a करके कर सकते हैं, या तो इसको ब्रेक करके कर सकते हैं, तो भी आप उतना निकाल ही सकते हैं। तो यहां पे हमारे पास आइगन वैल्यूज आ गए, ये आइगन वैल्यूज। अब मैं ना इस इक्वेशन में देखता हूं कि x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है मुझे, राइट। तो एक बार चेक करते हैं आइगन वैल्यू सही आए कि नहीं। 4 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 40 माइनस प्लस 10, ठीक है, करेक्ट है ये। 49 55 करेक्ट। तो ये आइगन वैल्यूज आए। तो अगर मैं एक एक करके इक्वेशन को देखता हूं, फॉर लैम्डा इज इक्वल टू -2, अगर मैं एक इक्वेशन लिया लैम्डा इज इक्वल टू -2 करके, तो यहां पे अगर मैं लैम्डा इज इक्वल टू -2 लेता हूं तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2i। मैं आइगन वेक्टर निकाल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। लैम्डा की जगह मैं -2 रखा तो a प्लस 2i आया। तो यहां पे अगर मैं रखता हूं लैम्डा की वैल्यू -2, तो मेरे पास क्या आएगा, 4 4 5 एंड 5। ये आएगा, एग्री कर रहे हैं, ठीक है। आइगन वेक्टर्स क्या होगा, वेक्टर मतलब कि क्या, कॉलम वेक्टर मतलब कि x और y, क्योंकि ये क्या था, वेरिएबल था, फर्स्ट क्लास से ही हमें पता है कि ये वेरिएबल्स होंगे। और ये क्या है, नल मैट्रिक्स है, और ये क्या है, हमारा n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो मैं जिसमें मैंने a प्लस 2i इज इक्वल टू दिस मच हुआ, यहाँ पे मैंने लैम्डा की वैल्यू को -2 रखा, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ रहा है, ठीक है। यहां तक आपको सब समझ में आ रहा होगा। अब ना मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस इक्वेशन को सॉल्व, तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास भले ही दिख रहा है मेरे को क्या, 2 इक्वेशन, पर एक्चुअल में है वो एक ही इक्वेशन। कैसे, 4x प्लस 4y दैट इज इक्वल टू x प्लस वाई। मतलब कि इसको मैं लिखूं यहां पर, ये हो जाएगा 5x प्लस 5y इक्वल टू, तो ये क्या आ गया, इसमें से अगर मैं 4 कॉमन लूं और इसमें से मैं 5 कॉमन लूं तो हमारे पास क्या आता है, x प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। एक इक्वेशन आया। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं लिख सकता हूं इसको x इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स बाय वाई इज इक्वल टू -1 बाय 1। तो अब जो आइगन वेक्टर आने वाला है वो क्या होगा, पहला आइगन वेक्टर x1 इज इक्वल टू -1 1, या तो फिर क्या लिख सकता हूं मैं, x1 इज इक्वल टू 1 -1, क्योंकि रेशियो पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हमारा इवेंचुअली रेशियो क्या आना चाहिए, x और y का -1। तो देखिए अगर या तो ऐसे लिखूं या ऐसे, या दोनों से ही -1 रेशियो आ रहा है। तो यहां से मैं पहला आइगन वेक्टर निकाला करस्पॉन्डिंग टू -2 के करस्पॉन्डिंग में पहला आइगन वेक्टर निकाला, या तो वो -1 1 होगा या तो फिर -1, दोनों एक ही सेम है, क्योंकि माइनस साइन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ऐसे मैं पहला आइगन वेक्टर निकाला, ठीक है। यहां पे एक बार मैं फिर से अच्छे से वो भी लिख देता हूं आपके लिए, क्या, ऑर्डर, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये n क्रॉस n का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और ये n क्रॉस 1 का, और ये n क्रॉस 1 का, ठीक है। अब नेक्स्ट 7 का आप मेरे साथ निकालोगे जल्दी से, या तो फिर वीडियो पॉज करो और जल्दी से मेरे को 7 का फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 7 के लिए मुझे निकाल के दिखाओ कि उसका आइगन वेक्टर क्या होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, मेरे पास क्या आएगा, a प्लस a माइनस 2i हो जाएगा, ये a माइनस 7i x इज इक्वल टू 0, राइट। तो a माइनस 7 क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -5 -3, ठीक है। ये क्या हो गया, -2 एंड दिस होगा -4, ठीक है। मतलब कि क्या, इसको अगर मैं एक बार फिर से चेक करूं, a इज इक्वल टू लैम्डा की जगह मैं रखा 7, ठीक है।
7 के लिए 2 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू -5। देखिए ये गलती, ये तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स ही रहेगा, ऐसी सिली मिस्टेक्स आपसे होते रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे ये 5 रहेगा। आई क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स हो तो सिर्फ डायगोनल में इफेक्ट पड़ेगा, बाकी पे नहीं, राइट। तो अब मेरे पास फिर से क्या आ गया, ये इक्वेशन आ गया और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा x और y से इक्वल टू 0। तो अब क्या होने वाला है, ये -5x + 4y इक्वल टू 0, या तो फिर 5x - 4y इक्वल टू 0। ये दोनों किस क्या है, एक ही सॉल्यूशन है, जिसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे मिलेगा 5x = 4y और x = y = 4/5, ठीक है। जिसको मैं क्या लिख सकता हूं कि जो मेरा नया आइगन वेक्टर आएगा वो होगा 4 और 5। तो मैं क्या किया, -2 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकाल के दिखाया, ये दोनों एक ही आइगन वेक्टर है, ठीक है, इसके लिए, और फिर 7 के लिए निकाल के दिखाया, और ये रहा 7 के लिए आइगन वेक्टर। तो दोनों डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के लिए मैं 2 डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स निकाल दिया, ठीक है। तो जैसे कि मैंने देखा कि ये क्या है, -2 और -2 एंड 7, तो ये क्या है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है। तो अब आप हेडिंग डालेंगे यहीं पे, प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वेक्टर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वेक्टर्स में अगर मैं इसको लिखूं तो आप फर्स्ट पॉइंट अपना लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वेक्टर में कि ये सब आई होप आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। सब एक एक चीज जो मैं नोट्स दे रहा हूं उसको प्रॉपर अच्छे हैंड राइटिंग से, प्रॉपर पेन वेन लेके, पेंसिल लेके अच्छे से नोट्स बनाएंगे, और अगर आप अच्छे से बनाते जाएंगे तो देखिएगा 2 से 3 दिन में ही आपका पूरा मैथ्स रिवाइज हो जाएगा नोट से ही, ठीक है। और आपको कहीं भी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आपके पास काम रह जाएगा जो कि है न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने का, ठीक है। तो चलते हैं प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वेक्टर्स में आप लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट अपना कि फॉर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज द आइगन वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। फॉर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज द आइगन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। इसी में और करके लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट नहीं रहेगा, ये सेम पॉइंट रहेगा, पर इसको दूसरे वे में समझते हैं कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, ठीक है। क्या बोला मैं, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज जितने रहेंगे उतना ही हमको डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स मिलेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। लीनियरली इंडिपेंडेंट को आप अंडरलाइन करेंगे और आप लिखेंगे, जैसे ही लीनियरली इंडिपेंडेंट आपने सुना आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए खेल। देखिए अभी तक हम रैंक पढ़ चुके हैं, डिटरमिनेंट पढ़ चुके हैं, सब जगह मैंने क्या बात किया था, लीनियरली इंडिपेंडेंट का ही बात किया था। इंडिपेंडेंट मतलब क्या, कि अगर उन आइगन वेक्टर्स डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज से मेरे को आइगन वेक्टर्स मिले, वो सारे आइगन वेक्टर्स एक दूसरे से लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। मतलब कि क्या, वो जो आइगन वेक्टर्स किस फॉर्म में आता है, आइगन वेक्टर्स का फॉर्म होता है हमारा, जैसे ये हो गया, एक आइगन वेक्टर कैसे आया था अभी 3 × 3 का अगर मैं लिखूं तो x1 x2 एंड सो ऑन अप टू xn, ऐसे आइगन वेक्टर बनता है। तो ऐसे ही सबके अगर आइगन वेक्टर्स आ रहे होंगे डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के कारण, तो मैं सारे आइगन वेक्टर्स का अगर एक मैट्रिक्स बनाऊं, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स बनाऊं और उसका डिटरमिनेंट निकालूं, तो वो मेरा नॉट इक्वल टू 0 आएगा। क्योंकि क्या, क्योंकि सारे रोज और सारे कॉलम्स इंडिपेंडेंट होंगे। तो मतलब कि क्या, कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज से जो आइगन वेक्टर्स बनेंगे, उस आइगन वेक्टर्स का यूज करके जो मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आने वाला है, ठीक है। लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब कि ये होता है, ठीक है, कि डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा। नेक्स्ट थिंग आप लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर सेम आइगन वैल्यूज द आइगन वेक्टर्स आर डिपेंडेंट, ठीक है। फॉर सेम आइगन वैल्यूज द आइगन वेक्टर्स आर डिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट मतलब क्या, बहुत अच्छे से आपको पता है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिपेंडेंसी में भी आपको बताया गया था कि डिपेंडेंसी कैसी हो सकती है, स्केलर डिपेंडेंसी या
लीनियर कॉम्बिनेशन वाली डिपेंडेंसी। तो अगर ऐसा है तो जो आइगन वेक्टर्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द सेम आइगन वैल्यूज, मान लीजिए आइगन वैल्यूज कैसे कैसे हो गए 3, 3 और 5, 3 आइगन वैल्यूज हैं यहाँ पे जिसमें से 2 सेम है, तो इनके कारण जो आइगन वेक्टर्स आएंगे ना वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। लीनियरली डिपेंडेंट मतलब कि क्या, जो उन आइगन वेक्टर्स का यूज करके अगर मैं मैट्रिक्स बनाता हूं तो उसका जब मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा तो डिपेंडेंसी के कारण आपको पता है अच्छे से कि उसका डिटरमिनेंट क्या आने वाला है, 0। ठीक है, तो फॉर लीनियरली डिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स द डिटरमिनेंट इज 0। सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे, ये सब प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वेक्टर्स के अंदर आ रहा है। ठीक है, हेडिंग डाला होगा आपने प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वेक्टर्स में, उसका थर्ड पॉइंट होगा फॉर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होंगे तो उनके लिए द आइगन वेक्टर्स विल बी ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होंगे उनके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो ऑर्थोगोनल होंगे। अब ऑर्थोगोनल को आप अंडरलाइन करेंगे। ऑर्थोगोनल मतलब कि क्या, आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जानते हैं पर ये वाला ऑर्थोगोनल थोड़ा सा अलग है। ये ऑर्थोगोनल मतलब बता रहा है कि वो 90 डिग्रीज है कि नहीं। मतलब कि क्या, कि ऑर्थोगोनल मतलब कि अगर एक आइगन वेक्टर है x और उसका अगर मैं ट्रांसपोज लूं और मल्टीप्लाई करूं दूसरे आइगन वेक्टर से y से, ठीक है, एक आइगन वेक्टर ये, या तो फिर मैं y का ट्रांसपोज लूं और x के आइगन x से मल्टीप्लाई करूं और अगर मुझे 0 आ जाता है, ठीक है, अगर मुझे इनका प्रोडक्ट 0 आता है तो मैं बोलूंगा कि वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है। ठीक है, ऑर्थोगोनल मतलब ये क्या, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पे। ऑर्थोगोनल मतलब कि क्या, 90 डिग्री। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, AB का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, अगर आपको याद होगा 11-12 का, मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा। तो cos थीटा क्या होगा, अगर 90 डिग्रीज हो जाएगा थीटा तो cos थीटा क्या हो जाएगा, 0। तो उससे हमको पता चलेगा कि वेक्टर्स क्या है, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर है। तो इसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से कंफ्यूज मत करना, ये अलग चीज है। ठीक है, तो इफ फॉर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स for distinct eigenvalues the eigenvectors are orthogonal to each other। orthogonal to each other मतलब कि क्या, अगर मैं उनका डॉट प्रोडक्ट लेता हूं तो वो इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आप अपने में डालेंगे कॉपी में, प्रॉपर्टीज के नीचे नेक्स्ट सब हेडिंग छोटा सा, इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट जैसा ही है। ठीक है, समझाने के लिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं इनर प्रोडक्ट का। तो अगर मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं, एक वेक्टर लिया मैं x आइगन वेक्टर जिसका वैल्यू क्या है x1 y1 z1, ये कैसा वेक्टर है, 1 क्रॉस 3 रो वेक्टर हो गया वो। अब दूसरा वेक्टर लिया y, ठीक है, इसको मैं x1 x2 एंड x3 लिया। ठीक है, ये क्या हो गया, y1 y2 y3, ये भी क्या हो गया, 1 क्रॉस 3। अब अगर मुझे बोला जाए इसका इनर प्रोडक्ट लेने के लिए तो इनर प्रोडक्ट कैसे लूंगा मैं, इनर प्रोडक्ट कैसे लूंगा, देखिए 1y इंटू एक्स ट्रांसपोज अगर करूं, y इंटू एक्स ट्रांसपोज, या तो मैं क्या करूं, x इंटू वाई ट्रांसपोज करूं, x इंटू वाई ट्रांसपोज करने से हाँ हो जाएगा। तो वो कैसे होगा, वो आएगा कैसा, x अगर मैं एक ले रहा हूं x1 और x3 ये मैट्रिक्स, और ये y1 y2 y3, तो इसका अगर मैं जब ले रहा हूं प्रोडक्ट तो क्या आएगा मेरे पास, x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इनर प्रोडक्ट मतलब कि क्या, इनर प्रोडक्ट मतलब कि x ट्रांसपोज y इज इक्वल टू y ट्रांसपोज x इज इक्वल टू x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3। ठीक है, ये क्या है, इनर प्रोडक्ट है। अब अगर यही इनर प्रोडक्ट की जो मैं बात कर रहा हूं,
अगर ये इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है, दो वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट अगर इक्वल टू 0 आए तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या केस था, ऑर्थोगोनल का। यहां पे मैं लिख देता हूं तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। ऑर्थोगोनल कंडीशन, ठीक है, ऑर्थोगोनल कंडीशन, राइट। अब ये जो इनर प्रोडक्ट कैसे आया, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है, दो वेक्टर्स लिया था मैं, उनका प्रोडक्ट किया। अगर यही वाला चीज मेरा, यही वाला चीज x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3 इक्वल टू 0 आता है तो मैं बोल सकता हूं कि वो दोनों वेक्टर्स क्या हैं, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप सब हेडिंग इस इनर प्रोडक्ट के बाद डालेंगे छोटे छोटे, ठीक है, दैट इज लेंथ ऑफ द वेक्टर। ठीक है, लेंथ ऑफ द वेक्टर, देखिए फिजिक्स जब हम पढ़े थे 11th 12th में तो हमको थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया पता है। लेंथ ऑफ द वेक्टर, वेक्टर्स ही तो है, आखिर हम जो भी कर रहे हैं सब वेक्टर्स ही हैं। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द वेक्टर डालेंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वेक्टर के बाद इनर प्रोडक्ट बात किए अब हम बात करेंगे लेंथ ऑफ आइगन वेक्टर के बारे में। लेंथ ऑफ वेक्टर, ठीक है, तो लेंथ ऑफ द वेक्टर में अगर मेरे पास एक वेक्टर है x है और उसका देखिए कॉलम वेक्टर, रो वेक्टर, या फिर मैं जो कॉलम वेक्टर और रो वेक्टर ले रहा हूं उससे कंफ्यूज मत होइएगा ना, वो उसको हम कोई भी करें तो वो ट्रांसपोज होके एक ही मतलब हो जाएगा, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है उसका। x1 y1 और ये हो गया, इसको उसी फॉर्म में रखते हैं, x2 एंड x3, तो ये हो गया 3x1 का कॉलम वेक्टर। अब अगर मेरे को इस वेक्टर का लेंथ निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा, ये साइन है उस लेंथ का साइन है, ठीक है, जो कि इक्वल टू होगा अंडर रूट ऑफ x ट्रांसपोज इंटू एक्स, या तो फिर अंडर रूट ऑफ x इंटू एक्स ट्रांसपोज, ठीक है, जो कि इक्वल टू होगा हमारा सॉल्व करने से x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। मतलब कि क्या, यहां पे मैं क्या किया, लेंथ ऑफ द वेक्टर के लिए उस वेक्टर का उसी के ट्रांसपोज के साथ इनर प्रोडक्ट लेने से मेरे पास क्या आ गया, लेंथ ऑफ द वेक्टर का आ गया, अगर मैं जब उसका इनर प्रोडक्ट का अंडर रूट करता हूं तो। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास लेंथ ऑफ द वेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, लेंथ ऑफ द वेक्टर के बाद नॉर्मलाइज्ड वेक्टर। नॉर्मलाइज्ड वेक्टर मतलब कि क्या, आपको पता है वेक्टर आप 11 12 से जानते हैं, अगर उस वेक्टर का जो लेंथ है, ठीक है, वेक्टर डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द वेक्टर, आपको क्या पता है कि वो जो आएगा वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर। ठीक है, वेक्टर डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द वेक्टर गिव्स अस द यूनिट वेक्टर, और वही चीज को हम बोलने वाले हैं नॉर्मलाइज्ड वेक्टर। ठीक है, तो यहां पे नॉर्मलाइज्ड वेक्टर मतलब कि क्या होगा कि x अपॉन लेंथ ऑफ द वेक्टर, x अपॉन x ऑफ द लेंथ ऑफ द वेक्टर, जो कि इक्वल टू आएगा हमारा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर अपॉन, ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन है, 1 बाय है, ठीक है, 1 बाय, तो ये हो गया x1 x2, तो ये हो गया नॉर्मलाइज्ड वेक्टर हमारा। तो अभी हमने कितने बारे में बात किया, तीन चीजों के बारे में नया बात किया, चार। एक तो था हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल के लिए क्या होता है कि किसी भी सेम आइगन वैल्यूज के लिए जो आइगन वेक्टर्स आएंगे वो ऑर्थोगोनल टू ईच अदर होंगे। ऑर्थोगोनल मतलब क्या कि उनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, इक्वल टू 0। अब जो ये डॉट प्रोडक्ट हुआ उसी को मैंने क्या नाम दिया, इनर प्रोडक्ट का। अगर ये इनर प्रोडक्ट मतलब कि क्या, x ट्रांसपोज इंटू वाई या फिर y ट्रांसपोज इंटू एक्स, दैट इज इक्वल टू x1 y1 प्लस x2 y2 x प्लस x3 y3, ये आया। अब किसी भी वेक्टर का अगर मेरे को लेंथ बताना है तो मैं क्या करूंगा, उसका ये साइन होता है और वो होता है इसका फॉर्मूला x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर। नेक्स्ट थिंग, अगर नॉर्मलाइज्ड वेक्टर मतलब क्या, उस वेक्टर का लेंथ को, जो वेक्टर है उसको उसके लेंथ से ही डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, नॉर्मलाइज्ड वेक्टर।
तो ये सब थे छोटे छोटे बेसिक से की पॉइंट्स, राइट। और आपको ये याद रखना है कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के लिए जो आइगन वेक्टर होते हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं और सेम आइगन वैल्यूज के लिए लीनियरली डिपेंडेंट। तो अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स की ओर और इस कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से क्रिस्टल क्लियर करते हैं। तो ये है हमारे स्क्रीन में दो क्वेश्चंस, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वेक्टर्स हम देख चुके हैं, इनर प्रोडक्ट, नॉर्मलाइज्ड वेक्टर और लेंथ ऑफ द वेक्टर के बारे में भी हम बात कर चुके हैं, ठीक है। एक और पॉइंट आप प्रॉपर्टी के पहले, इस न्यूमेरिकल्स के पहले एक लिखेंगे कि सपोज एक मैट्रिक्स ए है, कैसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसका आइगन वैल्यू है लैम्डा, आइगन वैल्यू क्या है, लैम्डा, उस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या है, एक्स है, ठीक है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू लैम्डा है जिसके करस्पॉन्डिंग का आइगन वेक्टर एक्स है, और अगर मैं ए एन करता हूं तो उसका आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा एन, और अगर ए इनवर्स करता हूं तो 1 बाय लैम्डा हो जाएगा, और अगर एडजॉइंट ऑफ ए करता हूं तो हमारा आइगन वैल्यू ये हो जाएगा, और अगर मैं के ए करता हूं तो हमारा आइगन वैल्यू के लैम्डा हो जाएगा, और ए प्लस के आई का आइगन वैल्यू लैम्डा प्लस के हो जाएगा। पर ये सारे चेंजेस किसमें थे, आइगन वैल्यू के केस में। पर अगर ये सारे ऑपरेशन लगाने के बावजूद भी जो हमारा आइगन वेक्टर था वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो ऑपरेशंस किए मैंने, सारे ऑपरेशंस करने के बाद आइगन वैल्यूज पे ये सारे चेंजेस आए, और आइगन वैल्यू चेंज होने के बावजूद भी सारे आइगन वैल्यूज का आइगन वेक्टर वही पुराना आइगन वेक्टर होगा जो पहले था, ठीक है। तो ये पॉइंट को भी आप स्टार मार्क करके लिखे रहेंगे अपने पास कि आइगन वेक्टर रिमेन्स सेम, ठीक है। ये पॉइंट बताना बहुत जरूरी था, ठीक है। अब चलते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने, राइट। प्रॉपर्टीज में ही लिख लेंगे आप कहीं पे स्टार मार्क करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप रीड कीजिए और अटेम्प्ट करने लग जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखकर क्या पता चल रहा है, 0 0 0 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि कैसा है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है मतलब कि क्या, आइगन वैल्यूज के जो होंगे वो किसके इक्वल होंगे, बाय द प्रॉपर्टी इट विल बी द डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब कि क्या 3 -2 और 1। आइगन वैल्यूज तो मुझे ऐसे ही मिल गया। अब क्या बोल रहा था कि वन ऑफ द आइगन वैल्यूज इज -2, जी हाँ, हमारा एक वन ऑफ द आइगन वैल्यू तो -2 आ ही गया है, ठीक है। ये तो मैंने क्वेश्चन देखते ही बोल दिया था कि वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज -2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइगन वेक्टर। अब इस -2 के करस्पॉन्डिंग का आइगन वेक्टर क्या होगा वो पूछा जा रहा है हमसे, ठीक है। ऑप्शंस दिए गए हैं कुछ, और आइगन वैल्यू कौन सा, -2 के करस्पॉन्डिंग वाला आइगन वेक्टर मुझे बताना है। तो मतलब कि क्या, इसको क्या करना पड़ेगा, वही ऑप्शन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। मतलब कि क्या, ax इक्वल टू लैम्डा एक्स, ठीक है, ax इक्वल टू लैम्डा एक्स, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना होगा, तभी जाके हमारा आइगन वेक्टर वो कहलाएगा, ठीक है। तो a, सपोज a क्या है मेरा, a तो है मेरा ये 3 0 0 -2 -2 0 1 1 एंड 2, ठीक है। x लेट इट बी समथिंग, और इक्वल टू किसके आना चाहिए, लैम्डा क्या है, फॉर -2, लैम्डा इज इक्वल टू -2 होना चाहिए भाई, राइट। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई अगर हो जाता है तो वो आइगन वेक्टर क्या कहलाएगा हमारा, इस -2 का आइगन वेक्टर, ठीक है। तो देखते हैं क्या करना है, सॉल्व करने नहीं बैठना है, डायरेक्टली स्मार्टली प्ले करना है। और स्मार्टली कैसे प्ले करेंगे हम, डायरेक्टली हम सारे ऑप्शन को शूट करेंगे। मतलब कि क्या, पहले अगर मैं 3 - 2 को लूं, ठीक है, 3 - 2 को अगर देखूं और मल्टीप्लाई करके देखूं, ठीक है, ये आ रहा है कि नहीं। तो देखो अब ना, और इसमें भी स्मार्टली करना है। कैसे स्मार्टली भाई, कि देखो ये वाला जो रो है R3 वो पूरा 0 0 1 है,
मतलब इसमें मल्टीप्लीकेशन भी कम करना पड़ेगा हमें। तो मैं सिर्फ ये वाला मल्टीप्लीकेशन करूंगा और मैं सिर्फ ये वाला एलिमेंट देखूंगा, और अगर वो सेम आ रहा है मतलब कि क्या, तब मैं दूसरे इक्वेशंस में जाऊंगा। तो 0 0 1 0 0 1 यहाँ पे ये आ गया 1, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखते हैं 0 -2, ठीक है। 0 -2 +4 क्या हो गया +4, और फिर क्या +1 दैट इज इक्वल टू 5, और यहां पे किसके इक्वल है -2 के। अच्छा एक और चीज, यहां पे तो 0 0 1 इसको 0 0 1 किया तो कितना इक्वल आया 1 के इक्वल आया, यहां पे ये 1 के इक्वल आया, ठीक है। यहां पे 1 के इक्वल आया, और यहां पे क्या है -2 × 1 दैट इज इक्वल टू -2, तो ये तो इक्वल नहीं हो रहा है भाई। तो मतलब कि क्या, इसको मल्टीप्लाई करने से मेरे को पता चल गया कि ए तो मेरा ऑप्शन डेफिनेटली नहीं होगा, राइट। इस पॉइंट को मत भूलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं -3 -2 एंड वैसे ही करके आप जल्दी जल्दी सारे ऑप्शंस को चेक कीजिए पुट करके, -3 2 -1 और -3 2 -1, राइट। 2 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए हम कितना फास्ट वे में कर रहे हैं। 0 -1 तो यहां पे क्या आ गया -1, ये ए ऑप्शन का था, ये बी का कर रहे हैं -1, और ये क्या आ रहा है यहाँ पे -2 के इक्वल, तो ये भी नॉट इक्वल, ठीक है। ये भी नॉट इक्वल हो गया, तो बी भी भाई हमारा पहले ही गलत हो गया सिर्फ वैल्यूज पुट करके, ठीक है। अब जल्दी से सी और डी चेक कीजिए आप। सी और डी अगर मैं चेक करूं तो सी क्या है 1 -2 एंड 3 एंड दिस गोस 1 -2 एंड 3, ठीक है। तो यहां पे 3 -6 नहीं, 3 यहां पे क्या आना चाहिए था, ये इक्वल टू 3 हो रहा है, पर यहां पे किसके इक्वल हो रहा है -6 के, तो सी भी भाई हमारा गलत हो गया। तो डेफिनेटली हमारा आंसर क्या होगा डी होगा, पर डी को चेक तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ये 2 मार्क्स का था। तो चेक करने के लिए अगर हम डी को देखते हैं तो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है एप्लीकेशन, पूरा देखते हैं 250, तो यहां पे 0 0 लास्ट रो और दोनों का लास्ट एलिमेंट सेम हो जा रहा है 0 0। ऊपर वाला को चेक करता हूं मैं -2 -4 +1, ठीक है। और यहां पे कितना आया -2, एक मिनट, यहां पे 250 -2 +1 5 दैट, सॉरी ये तो 0, ये क्या हो गया -10 एंड दिस गोज 0, ठीक है। तो ये भी -10 भी आ रहा है, तो यहां पे भी -10, तो मतलब कि ये एलिमेंट भी सही, ठीक है। नेक्स्ट 3 2 6 -10 -4 एंड यहां पे -4 आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, कैसे -2 × 2 -4, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है। तो देखिए बेसिक सा 2 मार्क का क्वेश्चन था, और इसको हम किससे सॉल्व किए, सिर्फ और सिर्फ ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करके सॉल्व कर दिए, और वो भी क्या सिर्फ लास्ट रो को लिए क्या, जहां पे 0 0 1 था, यहां पे करने जाते तो हमारा कैलकुलेशन और भी टफ होता, पर हम इसको डायरेक्टली लिए और सिर्फ लास्ट एलिमेंट को देख देख के ए बी और सी को एलिमिनेट करके डी को मार्क किया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 × 3 का मैट्रिक्स, ठीक है, 3 × 3 का मैट्रिक्स दिया है। अब 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, वाह 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं इसमें। ये जो डिस्टिंक्ट बोल रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डिस्टिंक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टिंक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए पहले मैट्रिक्स को पहचानिए, 0 0 1/2 1/2 0 0, क्या दिख रहा है आपको, Aij इज इक्वल टू AJI, मतलब कि क्या, ए कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां पे मैं अगर मैं लिखूं इसको, A इज अ सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 × 3, और जिसके आइगन वैल्यू क्या है हमारे पास, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आइगन वेक्टर्स, थर्ड पॉइंट जो आपने लिखा, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होने से आइगन वेक्टर क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। ऑर्थोगोनल मतलब कि क्या, कि ऑर्थोगोनल
आइगन वेक्टर्स क्या होने वाले हैं? ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मतलब कि क्या? उनका इनर प्रोडक्ट क्या आने वाला है? जीरो। इनर प्रोडक्ट जीरो आने वाला है। इनर प्रोडक्ट जीरो आने वाला है तो एक आइगन वेक्टर हमारे पास गिवन है, बताना है कि दूसरा आइगन वेक्टर कौन सा होगा। क्वेश्चन पढ़े बिना ही हम अब तक कंक्लूजन कर चुके थे, बस हमको क्या करना है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्या करना है? एक्स ट्रांस, इसको अगर एक्स ट्रांसपोज ले लो, इसको वाई ले लो, मल्टीप्लाई कर दो तो 1 1, तो ये तो जीरो नहीं हो रहा है भाई, 1 0 1। देखिए जल्दी से मल्टीप्लाई करते जाइए। फिर ये भी -1 के इक्वल आ रहा है, ये भी जीरो नहीं हो रहा है। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ रहा है? ये आ जा रहा है 1 एंड दिस गोस माइनस, तो सी हो सकता है ऑप्शन। इसको अगर मैं कर रहा हूं तो यहाँ पे डी भी मेरा इक्वल टू 2 आ जा रहा है। तो देखिए मेरे को बस क्या करना था, मैंने बस यहाँ पे 1 इंटू 1 दैट इज 1, 0 इंटू 0 0 दैट इज 1 इंटू -1 तो 1 प्लस 0 -1 दैट इज इक्वल टू 0। इनर प्रोडक्ट आया सिर्फ सी में 0, बाकी सब में 0 नहीं आया। और मैं ये सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्सेप्चुअल को स्ट्रॉन्ग करके मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को देख के कि 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, डिस्टिंक्ट मतलब कि क्या? आइगन वेक्टर्स जो होंगे वो ऑर्थोगोनल होंगे, मतलब कि क्या? वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, जिसके कारण जो डिटरमिनेंट आएगा वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, पर जो उनसे बना हुआ इनर प्रोडक्ट आएगा वो 0 आएगा, तभी तो वो ऑर्थोगोनल कह रहा आएगा। तो बस मैं उनका इनर प्रोडक्ट लिया और डायरेक्टली ऑन ऑप्शंस को शूट किया। ठीक है, तो ये थे 2 क्वेश्चंस जिसको हम सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से सॉल्व किए और सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट, जो पढ़े हुए कॉन्सेप्ट को उसको स्मार्टली कैसे अप्लाई करना है वो देखें। अब चलते हैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, कैसा? 2x2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए, और मुझे क्या बोला जा रहा है? नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने, नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर। ठीक है, तो चलो निकालते हैं नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर। कैसे करूंगा? पहले सबसे पहले मैं क्या बनाना पड़ेगा? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से मैं आइगन वैल्यूज निकालूंगा पहले। आइगन वैल्यूज निकालता हूं पहले मैं। और फिर मैं निकालूंगा आइगन वेक्टर्स। ठीक है, तो ये क्या आ गया? 15 माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा माइनस इक्वल टू 0। तो ये आ गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा प्लस 12। तो अब इसका अगर मैं रूट्स निकालूं तो मेरे पास क्या आएगा? 8 प्लस माइनस 64 माइनस 4 बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू 48/2। अगर मैं रूट्स निकाल रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है? 8 प्लस माइनस 48 दैट इज इक्वल टू 58 10 and 10 and this goes 16 by प्लस माइनस 2 तो 4 प्लस माइनस 4 2 आएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना? 6 and 2। तो यहाँ पे रूट्स आ रहा है मेरे पास 6 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे रूट्स आ गए मेरे पास 6 और 2। तो लैम्डा इज इक्वल टू 6 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 2। चेक कर लेते हैं एक बार। 36 माइनस 48 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 0 एंड 2 4 16 4 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू माइनस 12 0। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 6 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 12। 2 आइगन वैल्यूज आ गए हमारे पास। अब इसके करस्पॉन्डिंग क्या होंगे? 2 आइगन वेक्टर्स होंगे। अब उन दोनों आइगन वेक्टर्स में से दोनों का अगर जब मैं नॉर्मलाइज वेक्टर निकालूंगा तो मुझे ऑप्शंस में से कोई एक मिल जाएगा। ठीक है, तो फॉर अगर लैम्डा इज इक्वल टू 2 करता हूं मैं, लैम्डा इज इक्वल टू 2 करने से क्या हो जाएगा? ये मेरे पास जो वेक्टर आएगा वो रहेगा 3 3 1 1 x y
इज इक्वल टू 0 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 आया। दिस इंप्लाइज x बाय वाई इज इक्वल टू -1 1। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे x1 आ रहा है मेरे पास -1, या तो फिर इसको क्या कह सकते हैं x, दोनों एक है। ठीक है, साइन को कभी भी ऊपर नीचे कर सकते हो आप, क्योंकि इवेंचुअली ये क्या है, रेशियो है। ठीक है, तो यहाँ पे x1 आ गया 1। अब इसका आइगन वेक्टर क्या होगा, नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर, इसका मुझे लेंथ निकालना पड़ेगा। तो लेंथ कितना आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √2। तो इसका नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर अगर मैं लिखूं तो क्या आने वाला है, वो नॉर्मल x1 अपॉन x1 इज इक्वल टू, ऑप्शंस के हिसाब से b के हिसाब से 1/√2 करूं और ये -1/√2। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, डिवाइडेड बाय उसका लेंथ। तो ये आ गया मेरे पास एक नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर, और आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन बी के इक्वल है। ठीक है, ऑप्शन बी के। पर क्योंकि हमारे पास एक और आइगन वैल्यू आया था, तो उसके करस्पॉन्डिंग में चलो एक आइगन वेक्टर निकालते हैं प्रैक्टिस की तरफ। तो अगर मैं 6 क्ले करूं, लैम्डा इज इक्वल टू 6 क्ले करूं, हमारा आंसर आ चुका है भले, पर लैम्डा इज इक्वल टू 6 क्ले करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1, और ये क्या हो जाएगा, -3। तो यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ जा रहा है, -1, और ये आ जा रहा है 3y। 3y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो x2 आ रहा है, यहाँ पे रेशियो क्या आ रहा है आपका, यहाँ पे रेशियो आ रहा है x बाय वाई 3/1। ठीक है, रेशियो इतना ही आ रहा है ना, 3/1। तो x2 कितना आ रहा है, 3/1। ये भी क्या हो गया, ये तो दूसरी, इसमें दो केस नहीं बनेंगे क्योंकि माइनस साइन है ही नहीं। ठीक है, राइट, ये आ गया x2 का रेशियो। अब इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट निकाल, मतलब नॉर्मल लेंथ ऑफ द वेक्टर निकालूं तो वो किसके इक्वल आएगा, 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितना, √10। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टू का नॉर्मलाइज वेक्टर निकलेगा मेरे पास, इसको मैं अगर करूँ x2 का, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा चेंज, और ये आ जाएगा 3√10, और ये हो जाएगा 1√10। ठीक है, तो ये मैंने अब x2 और x1 दोनों का ही नॉर्मलाइज्ड वेक्टर निकाल दिया, और आप देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शंस मैच कर रहा है सिर्फ b से, बाकी c जो था उसके लिए ये मैच नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे -1 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन जिसमें हमने नॉर्मलाइज्ड वेक्टर को कैसे निकालते हैं वो सीखा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, आइगन वेक्टर का, जो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो उसको आप करेंगे, इसमें आपका कैरेक्टरिस्टिक, इसमें आपका कैली हैमिल्टन थ्योरम भी एक बार रिकॉल हो जाएगा अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन का पार्ट ए जो है वो कैली हैमिल्टन थ्योरम के बारे में है। ठीक है, तो आप कैली हैमिल्टन जानते हैं, तो पार्ट ए अटेम्प्ट कीजिए, पार्ट बी मुझ पे छोड़ दीजिए। ठीक है, तो पार्ट ए आप स्टार्ट कीजिए अटेम्प्ट करना, जिसमें मुझे -a³ प्लस 4a² और प्लस 5a -2i का वैल्यू बताना है, मतलब कि उसका सिंप्लीफाइड वर्जन क्या होगा ये बताना है मुझे। ठीक है, तो अब कैली हैमिल्टन थ्योरम से ट्राई कीजिए उसको। राइट, तो चलो कैसा मैट्रिक्स है देख के कैसे पता चल रहा है, 3×3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये 0 0 एंड 0, मतलब कि क्या, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और आइगन वैल्यूज क्या आएंगे, λ1 1, λ2 2, λ1 1, λ2 λ3 2। आइगन वैल्यूज मेरे पास आ चुके हैं देखते ही। ठीक है,
अब इन आइगन वैल्यूज से मैं उल्टा जाकर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनाऊंगा, ऐसे लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1, लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1 एंड लैम्डा 3 इज इक्वल टू 2। मतलब कि क्या ये कुछ ऐसा हो रहा होगा, तभी ये सारी वैल्यूज ऐसे आ रही होंगी। ठीक है, ये ऐसा हुआ होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने का, ताकि मैं उसमें रिलेट कर पाऊँ उसको। तो ये क्या हो गया, ये हो गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 1, और ये हो गया लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0, राइट। फिर क्या आ रहा है, लैम्डा क्यूब, यहाँ पे लैम्डा क्यूब माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस प्लस 4 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस माइनस का गलती हो रहा हो तो देखते जाइएगा साथ पर साथ, आप अपने से करते जाएंगे साइड ही। ठीक है, तो लैम्डा क्यूब मेरे पास क्या आ रहा है, लैम्डा क्यूब माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरे पास सॉल्व करने से आया लैम्डा क्यूब माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा माइनस 2। हमारा कैसे आ रहा है, a क्यूब प्लस 4a स्क्वायर और प्लस 5a माइनस 2 के इक्वल आ रहा है। तो मतलब कि क्या, मुझे निकालना पड़ेगा, अगर मैं इसको पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, कैली हैमिल्टन थ्योरम से 4a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 2i इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इतने टर्म का एक बार इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करता हूँ। मतलब माइनस a क्यूब प्लस 4a स्क्वायर कितना होगा, ये हो जाएगा 5a माइनस 2i इज इक्वल टू माइनस a क्यूब प्लस 4a स्क्वायर। देखिए सिंप्लीफाई हो गया ना, राइट। तो अगर ये ऐसा हो गया और ये मेरे को इक्वेशन 1 अगर मैं इसको नाम दूं, ठीक है, अब मैं को क्या निकाला था, उसी को मैं इक्वेट कर दूं। ठीक है, माइनस a क्यूब प्लस 4a स्क्वायर, दैट इज माइनस a क्यूब प्लस 4a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 2i इक्वल टू कितना होने वाला है। ठीक है, तो माइनस a प्लस 4 स्क्वायर कितना आया, 5a माइनस 2i के इक्वल आ रहा है, और ये कितना है, ये एज इट इज 5a प्लस 2i माइनस 2i। तो ओवरऑल जो इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर हमारा क्या हुआ, 10a माइनस 4i पे आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा सिंप्लीफाइड वर्जन। ठीक है, ये था पार्ट ए, जो पूरा का पूरा आपका कैली हैमिल्टन थ्योरम को रिकॉल करने के लिए था। एक काफ़ी अच्छा सा बेहतरीन सा क्वेश्चन, जिसमें हमको आइगन वैल्यूज पता चल गए थे, उससे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाकर हम सिंप्लीफिकेशन किए यूजिंग कैली हैमिल्टन थ्योरम को। ठीक है, अब बी पार्ट चलते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा एक नया कॉन्सेप्ट हमको लाएगा सामने। ठीक है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। तो आप यहाँ पे आइगन वैल्यू क्या क्या आया था, हमारा आइगन वैल्यू आया था लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1, लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1 एंड लैम्डा 3 जो आया था वो इक्वल टू 2 आया था। ठीक है, 3 आइगन वैल्यू आए थे। अब एक चीज देखने वाली बात ये है कि लैम्डा 3 जो है वो डिस्टिंक्ट है, बाकी लैम्डा 1 और लैम्डा 2 क्या है, सेम है। तो मैं एक चीज तो ये बोल सकता हूं कि इस डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के कारण एक लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर तो डेफिनेटली आया होगा। 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। ठीक है, एक तो इसके कारण आया होगा, बाकी जो ये दो हैं इन दोनों के कारण लैम्डा 1 और लैम्डा 2
इसके कारण जो आइगन वेक्टर्स आए होंगे वो क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे, पर कितने डिपेंडेंट होंगे वो बताना मुश्किल है। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होने वाला है, फॉर सेम आइगन वैल्यूज number of distinct number of linearly independent eigenvectors is equal to n minus rank of a minus लैम्डा आई। ठीक है, इसमें से n क्या है, n है आपका ऑर्डर। ठीक है, n मतलब कि नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज बोल सकते हो। तो रोज और कॉलम्स दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स में वैसे भी सेम रहेगा। तो यहां पे जैसे कि एग्जांपल यहां पे लिख देता हूं, एग्जांपल 3, जैसे यहां पे स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में 3 क्रॉस 3 स्क्वायर मैट्रिक्स में यहाँ पे n3 है। अब मुझे क्या निकालना है, ये निकालना है रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा आई। जो उतना उसका रैंक होगा उसके हिसाब से मुझे पता चलेगा कि कितना होगा मेरा नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, देखिए जब हमारे सेम आइगन वैल्यूज होते हैं ना, सेम आइगन वैल्यूज होते हैं, तो अगर मैं एग्जांपल के तौर में लूं, देखिए अभी तक जितने भी हम आइगन वेक्टर्स निकाल रहे थे उसमें क्या हो रहा था, एक इक्वेशन आ रहा था। ठीक है, एग्री करते हैं, एक इक्वेशन आ रहा था। तो यहां पे अगर 3 क्रॉस 3 का वेरिएबल है, ठीक है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो वेरिएबल्स कितने होंगे, 3 होंगे, एक्स वाई जेड। तो सपोज कीजिए कि मैं एक इक्वेशन लेता हूं एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब इस इक्वेशन से कितने आइगन वेक्टर्स निकलेंगे, 3 आइगन वेक्टर्स निकलेंगे। 3 कैसे भाई, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, एक बार x इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा, एक बार y इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा, एक बार z इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा, और फिर मेरे पास आइगन वेक्टर्स क्या क्या आएंगे। यहां पे x इज इक्वल टू 0 पुट करने से जो आइगन वेक्टर आएगा x1 वो क्या होगा, ये तो x तो हो गया 0, और y क्या आएगा, y इज इक्वल टू माइनस जेड, तो 1 माइनस 1 ऐसे कुछ आएगा। वैसे ही x2 आएगा क्या, इसमें भी 1 0 माइनस 1, फिर इसमें क्या आ जाएगा, x3 जो आएगा 1 माइनस 1 0। तो ऐसे करके हमारे पास 3 आइगन वेक्टर्स आएंगे इन केस ऑफ सेम आइगन वैल्यूज में। ठीक है, 3, क्योंकि यहां पे एक ही इक्वेशन है तो मेरे को एक एक को 0 करके रेशियोज निकालना पड़ेगा। तो वही रेशियोज निकाला मैं। ठीक है, अब क्या यहां पे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि अगर मैं x2 माइनस x1 कर रहा हूं तो 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1 0। तो यहां पे आप क्या देख रहे हो कि x3 इज इक्वल टू x2 माइनस x1। एक इक्वेशन आया, कैसा इक्वेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन वाला इक्वेशन। वन इक्वेशन गिव्स वन डिपेंडेंसी, एक डिपेंडेंसी आएगी तो मैं क्या बोल सकता हूं कि x3 क्या है, डिपेंडेंट है, पर कितने इंडिपेंडेंट है, अभी भी 2 बचे हुए हैं इंडिपेंडेंट। तो वही चीज पता लगाने के लिए कि जब मैट्रिक्स दिया हो तो उस सेम आइगन वैल्यूज के कारण कितने डिपेंडेंट होंगे, कितने इंडिपेंडेंट होंगे, उसी के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि तीनों के तीनों डिपेंडेंट है। इसका डिटर्मिनेंट जो है डेफिनेटली इक्वल टू 0 आएगा। पर क्यों 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन है, और लीनियर कॉम्बिनेशन के कारण डिपेंडेंसी होने के कारण हमारा डिटर्मिनेंट हमेशा 0 आएगा। पर जो 2 आइगन वेक्टर्स बचे हुए हैं वो तो अभी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो उसको पता लगाने के लिए हमको रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा आई को सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑर्डर से, तब हमें पता चलेगा बिकॉज ऑफ दिस 2 आइगन वैल्यूज कितना इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होगा। ठीक है, तो अगर मैं करता हूं सब्ट्रैक्ट जल्दी से, a माइनस लैम्डा आई किया मैं, तो यहां पे क्या आ रहा है 1 को 0 किया तो ये 0 हो गया। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू 1 हो गया, तो सब्ट्रैक्ट करने से ये 0 हो जाएगा पहला वाला टर्म, फिर नेक्स्ट 0 0
0 2 1 1, ठीक है, ये आया a माइनस लैम्डा आई। तो आप देख सकते हो दो पूरे कॉलम्स कितने हो गए हैं, 0 हो गए हैं। तो डेफिनेटली इसका जो एक कॉलम ही है वही है। रैंक निकालने में तो हम उस्ताद हैं, तो हम क्लियरली क्या बोल सकते हैं कि इसका रैंक कितना होगा 1, रैंक हो गया 1। अगर रैंक हो क्यों 1 हुआ, क्योंकि दो रोज तो दो कॉलम्स तो पूरे के पूरे इंडिपेंडेंट 0 हो चुके हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट आ गया 0। इसका अगर मैं देखिए 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट लूंगा 0 आ जाएगा। छोटा माइनर अज्यूम करता हूं, छोटा माइनर अज्यूम करता हूं, मतलब ये वाला माइनर लेता हूं या फिर ये वाला माइनर लेता हूं, उसका भी डिटर्मिनेंट क्या आएगा 0। तो मेरे को और छोटा माइनर में जाना पड़ेगा, तो मैं एक ही माइनर को अज्यूम करूंगा, तभी आएगा मेरा रैंक 1 के इक्वल। तो ये प्रॉपर्टी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, रैंक्स में हम पढ़े हुए हैं, ठीक है, माइनर एज्यूम कर करके पता लगाने का। तो यहाँ पे रैंक आ गया 1। तो मतलब कि क्या, ऑर्डर क्या था हमारा 3, ऑर्डर था मेरा 3 और माइनस वन इज इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स कितने आए, 2 मतलब क्या, इन दोनों के कारण जो मेरा नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आ रहे थे वो थे 2 लीनियरली आएंगे। बन रहे थे टोटल कितने, टोटल बन रहे थे 3, पर आए कितने इंडिपेंडेंट, कितने हुए, वो थे 2। तो टोटल आइगन वेक्टर कितना होगा हमारा, यहां से 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो हमारा नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स कितना आया हमारा कितना, 3, ठीक है। लैम्डा 3 इज इक्वल टू 2 के लिए एक आइगन वेक्टर बना जो क्या था, लीनियरली इंडिपेंडेंट था। दो आइगन वैल्यूज जो सेम थे उनके कारण 3 आइगन वेक्टर्स बने। कैसे बने थे मैंने एग्जांपल के थ्रू बताया, ये इसके लिए नहीं है, ये दूसरे एग्जांपल के लिए मैं ऐसे ही बता रहा हूं, ठीक है। ऐसे बनते हैं जिसमें से एक लीनियर कॉम्बिनेशन के कारण डिपेंडेंट हुआ, उसको पता लगाने के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया कि n माइनस, मतलब ये तो एक एग्जांपल था, पर यहाँ पे फॉर्मूला के थ्रू मैं पता लगाया कि रैंक अगर 1 आया तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स इनके कारण कितने हुए, 2 हुए। सबको सम करने के बाद 3 आया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रैंक आइगन वेक्टर्स वाला पार्ट पूरा कवर होता है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, कॉन्सेप्ट से लेके न्यूमेरिकल्स। एक बार जो आप नोट्स बना रहे हैं एकदम अच्छे से प्यार से नोट्स बनाएंगे, उसको एक बार अच्छे से रिकॉल करेंगे, पूरा पलटा के देखेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से, मेरे को गारंटी दे रहा हूं कि आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आइगन वेक्टर्स वाला टॉपिक भी कवर होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. If you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. And to boost your GATE preparation, enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and in the first comment. You can also join our Telegram channel by clicking on the link displayed in the description box. तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए have a good day. See ya.